Good morning students and my dear friends. Today is 2nd of October 2023 Monday. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको बिजनेस स्टैंडर्ड और मिंट की पीडीएफ चाहिए तो आप इनकी रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। रिकमेंडेड प्ले स्पीड है इस वीडियो की 1.25x। थॉट ऑफ द डे इज प्रोक्रेस्टिनेशन इज द थीफ ऑफ टाइम। आज के मिंट पेपर की अप्रॉक्सीमेटली 7 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड की 18 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं और आज के डिस्कशन में हम 15 न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करने वाले हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज का पहला आर्टिकल जो कि मिंट के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है। जीएसटी कलेक्शन हिट्स ₹1.62 ट्रिलियन इन सितंबर। तो सेंटर और स्टेट्स गवर्नमेंट्स ने कलेक्टिवली अप्रॉक्सीमेटली 1.62 ट्रिलियन जीएसटी कलेक्ट किया है इन द मंथ ऑफ सितंबर। तो सितंबर के मंथ में टोटल जीएसटी कलेक्शन 1.62 ट्रिलियन हुआ है, जो कि 4th हाईएस्ट मंथली कलेक्शन है सिंस द इंसेप्शन ऑफ जीएसटी। तो जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन के बाद से अभी तक का ये चौथा सबसे बड़ा मंथली कलेक्शन है इस नए जीएसटी रिजीम में। और अगर एनुअल ग्रोथ रेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अप्रॉक्सीमेटली 10% की एनुअल ग्रोथ रेट जीएसटी कलेक्शन में देखने को मिल रही है। तो सब्सटेंशियली जीएसटी कलेक्शन में ईयर बाय ईयर इंक्रीज होता जा रहा है। और अगर जीएसटी रिसीट्स को देखें तो अभी तक जितना भी जीएसटी रिसीट या जीएसटी कलेक्शन हुआ है, दिस इज फार इन लाइन विद द टारगेट और 10.5% nominal GDP growth rate that has been projected by finance ministry। तो जैसा प्रोजेक्शन किया गया था जीएसटी कलेक्शन को लेकर के, जो ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट किया गया था नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट के अकॉर्डिंग, वैसे ही और उसी पैटर्न में जीएसटी कलेक्शन जो है वो हो रहा है, जो कहीं ना कहीं ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है इंडिया में, उसमें अब हमें एफिशिएंसी देखने को मिल रही है। अगर हम टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्स कलेक्शन, टैक्स कंप्लायंसेस की बात करें इंडिया के केस में, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये चैलेंजेस देखने को मिलते थे कि इंडिया में जो टैक्स पेयर्स हैं, एक्चुअल जिन्हें टैक्स पे करना चाहिए वो बहुत ज़्यादा है, बट जो टैक्स पे करते हैं वो उनका नंबर बहुत कम है। और ये जितने भी लूप होल्स हैं, दीज ऑल बिकॉज ऑफ द इनएफिशिएंट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन और इनएप्रोप्रिएट टैक्स रूल्स और स्लैब। हालांकि रीसेंट टाइम में जो करंट गवर्नमेंट है उसने बहुत सारे मेजर्स लिए हैं, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स हो, दोनों ही तरह के टैक्स कंप्लायंसेस को, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे डिसीजन, बहुत सारे मेजर्स लिए गए हैं। और उन सारे मेजर्स में से जीएसटी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मेजर था, जिसने पूरा इंटायर जो इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन सिस्टम है उसको चेंज करके एक नए सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इसका इम्पैक्ट हमें ईयर बाय ईयर, मंथ वाइज मंथ देखने को मिल रहा है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए कि जीएसटी इंडिया में कब इंप्लीमेंट हुआ था, किस साल और किस मंथ में जीएसटी रेजिम जो है इंडिया में इंप्लीमेंट किया गया था। अब देख लेते हैं न्यूज़ क्या है। तो अगर हम इंटर स्टेट सेल्स पर लगने वाले टैक्स को का सारा सेटलमेंट करके देखें तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो जीएसटी रिसीट बचती है वो अप्रॉक्सीमेटली 63,555 करोड़ की बचती है, जबकि स्टेट्स के पास अप्रॉक्सीमेटली 65,235 करोड़ का कलेक्शन हुआ है। तो अगर इंटर स्टेट सेल टैक्स को सेटल किया जाए बिटवीन सेंटर और स्टेट, बिटवीन सेंटर और डिफरेंट स्टेट और स्टेट्स, तो जो कोर कलेक्शन बचता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वो 63,000 करोड़ का पड़ता है अप्रॉक्सीमेटली, और स्टेट्स के पास अप्रॉक्सीमेटली 65,000 करोड़ का कलेक्शन होता है इन द मंथ ऑफ सितंबर। इसके अलावा अगर हम सेगमेंट वाइज देखें, सेक्टर वाइज देखें, तो सबसे ज़्यादा जो प्रोसीड्स आए हैं जीएसटी कलेक्शन में वो जीएसटी सेस से आए हैं, जो कि हाई एंड ऑटोमोबाइल्स पर लगाए गए हैं। तो जो हाई एंड ऑटोमोबाइल्स हैं उन पर जो सेस लगता है अप्रॉक्सीमेटली 28% जीएसटी प्लस सेस जो लगता है, उसकी वजह से इस पर्टिकुलर सेगमेंट में हमें सबसे स्ट्रॉन्ग कलेक्शन देखने को मिल रहा है। अप्रॉक्सीमेटली 11,613 करोड़ का कलेक्शन केवल जीएसटी सेस जो कि हाई एंड ऑटोमोबाइल्स पर लगता है उससे कलेक्ट हुआ है। और फाइनेंस मिनिस्ट्री का भी यही कहना है कि जो जीएसटी रेवेन्यू रिसीट्स आ रही हैं वो हमारे प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग, जो ऑफिशियल एस्टीमेट से उनके अकॉर्डिंग ही हैं। और अगर हम इस फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट हाफ में जीएसटी कलेक्शन में ग्रोथ रेट देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 11% का ग्रोथ रेट देखने को मिल रहा है। और एक्सपर्ट का जो एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग कि जो जीएसटी कलेक्शन में हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, दिस पर्टिकुलर ग्रोथ हैज़ बीन एडेड बाय द कंसीडरेबल डिग्री ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स दैट हैज़ बीन टेकन बाय द
मिनिस्ट्रीज और ऑफिशियल्स। तो जो रीसेंट मेजर्स लिए गए हैं टैक्स कंप्लायंसेस को इम्प्रूव करने के लिए, उसकी वजह से कलेक्शन इम्प्रूव होता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा माइक्रो इंटरप्राइजेस टेकिंग जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जो एमएसएमई सेक्टर है उसमें जिस तरीके से जीएसटी रजिस्ट्रेशन इम्प्रूव हुआ है उसकी वजह से ये कलेक्शन देखने को मिल रहा है। इसके अलावा ब्रॉडनिंग द टैक्स बेसिस एंड इंक्रीजिंग द फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। तो ये सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जिसकी वजह से जीएसटी में हमें ये सिग्निफिकेंट ग्रोथ, जीएसटी कलेक्शन में हमें ये सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को मिल रहा है। सबसे पहले मेजरमेंट्स टेकन और मेजर्स टेकन बाय फॉर इम्प्रूव्ड एडमिनिस्ट्रेशन, more registration by micro enterprises, increasing formalization of the economy. It means अब ज़्यादा से ज़्यादा जो इनफॉर्मल सेक्टर हैं दे आर एक्चुअली रजिस्टरिंग देमसेल्फ फॉर जीएसटी, क्योंकि इनिशियली जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बाद क्या होता है तो उन्हें रिकॉग्निशन मिल जाती है गवर्नमेंट से। दूसरा, इनिशियली कुछ टर्नओवर का थ्रेशोल्ड है, उससे पहले किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना है, तो लीगल भी वो हो जाते हैं जो इनफॉर्मल सेक्टर के जो इंटरप्राइजेस हैं। इसके अलावा उन्हें पर कोई एडिशनल टैक्स बर्डन भी नहीं आता, तो इस वजह से वो इंकरेज होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मलाइज, ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो रहा है। इसका मतलब कि जो एमएसएमई सेक्टर है वो कहीं ना कहीं जो ऐसा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जहाँ पर अभी तक किसी भी तरह के कलेक्शन रिवेन्यू का कुछ पता ही नहीं होता था, एटलीस्ट अब वो रजिस्टर हो रहे हैं और वो अपने ट्रांजेक्शन्स को, अपने सेल को रिपोर्ट कर रहे हैं। तो फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी भी बढ़ा। इसके अलावा जो टैक्स बेस है उसको ब्रॉडन किया गया। तो कई सारे ऐसे मेजर्स हैं जिनकी वजह से हमें ये रिवेन्यू कलेक्शन में इंक्रीज देखने को मिल रहा है एज पर द एक्सपर्ट्स। इसके अलावा कई सारे एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि जो रूरल कंजप्शन जो कि पहले सबड्यूड था, अब उसमें भी हमें सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है। दैट पर्टिकुलर सेक्टर हैज़ कम बैक एट द बिगिनिंग ऑफ दिस फिस्कल ईयर, जिसकी वजह से तो कई सारे छोटे छोटे एंटरप्राइजेस हैं उनमें अब ऑपरेशंस रिज्यूम हो चुके हैं। डेफिनेटली ऑपरेशंस हो रहे हैं तो सेल होगी, ट्रांजेक्शन्स होंगे, सेल ट्रांजेक्शन्स होंगे तो टैक्स कलेक्शन भी इंप्रूव होगा। सो दीज आर द फ्यू इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स दैट एक्सपर्ट्स आर एंटिसिपेटिंग behind the increased GST collection into this financial year. आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 that is given on page number 1 of Mint paper. Stock brace for volatile month amid bearish FPI. अगर आप रेगुलर हैं चैनल में तो आपको पता होगा, रिसेंटली मैं डिस्कस भी किया कि इस समय एफपीआईज में हमें सेलिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है। और वो सेलिंग ट्रेंड क्यों है? क्योंकि जिस तरीके से यूएस बॉन्ड और अदर इमर्जिंग जो इकोनॉमीज हैं उनके बॉन्ड में, उनके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में जो यील्ड है, वो यील्ड गैप जो है वो नैरो हो रहा है। तो डेफिनेटली इन्वेस्टर्स, स्पेशली जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, दे आर नॉट गेटिंग एनी इंसेंटिव फॉर इन्वेस्टिंग इनटू रिस्की इमर्जिंग मार्केट्स एंड दैट इज व्हाई दे आर pulling back their money from the emerging market as well as from India, and they are investing their money into more stabilized, less risky developed countries. इसकी वजह से हमें रिसेंटली 6 महीनों बाद इंडिया में हमें एफपीआई में नेट सेलिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो उसी के बैकग्राउंड में आप इस न्यूज़ को समझने की कोशिश करिएगा। इंडियन स्टॉक मार्केट में विटनेस वाइल्ड स्विंग दिस मंथ। तो जो एक्सपर्ट्स हैं, वो जो इकोनॉमिस्ट हैं, वो एंटिसिपेट कर रहे हैं कि इस बार इस मंथ में जो इंडियन स्टॉक मार्केट है उसमें हमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं वो दोनों ही तरह के सेगमेंट में, कैश और डेरिवेटिव सेगमेंट्स में bearish trend उनमें देखने को मिला। It means they are actually selling more and more. They are not very optimistic about the emerging market economies instrument. तो कैश और डेरिवेटिव्स, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो कैश एंड डेरिवेटिव सेगमेंट है, इन दोनों ही सेगमेंट में जो एफपीआईज हैं उनमें हमें bearish trend देखने को मिल रहा है amid the loofy mid and small cap valuation. तो because of this Luffy mid or small cap valuation, increasing US interest rate and bond yield, and threat of oil price rising to 100 barrel. These are the few important reasons because of which we are seeing this bearish or selling trend in FPIs. और इसी की वजह से एक्सपर्ट्स ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि इस मंथ हमें इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा स्विंग्स या फ्लक्चुएशंस देखने को मिल सकते हैं because of these 3 important factors that are leading to bearish trend among the FPIs or even the domestic investors. और अगर हम recent data देखें तो FPI has turned net seller of rupees 14,768 crore in NSE cash market in the month of September. और यही bearish trend हमें derivative market में भी देखने को मिल रहा है। तो निफ्टी, और अगर हम cumulative net shorts देखें in index future of Nifty and Banks Nifty, that has contracted approximately 72% in single stock future. और single stock future में
53% का कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। इंडेक्स फ्यूचर में 72% का कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। और अगर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करें तो लास्ट थर्सडे उसमें भी हमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। और इसी सारे डेटा के बेसिस पर जो एक्सपर्ट्स हैं, दे आर एंटिसिपेटिंग द फ्लक्चुएटिंग मंथ फॉर इंडियन स्टॉक मार्केट दिस मंथ। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। आरबीआई मे कीप रेपो रेट अनचेंज्ड फॉर 4th टाइम। तो लास्ट टाइम की तरह मिंट ने इस बार भी इकोनॉमिक सर्वे कराया है। उसमें कई सारे जो इकोनॉमिस्ट हैं उनसे पूछा है कि व्हाट विल बी द स्टांस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनटू दिस मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग। और इस बार भी जो इकोनॉमिस्ट हैं दे आर एंटिसिपेटिंग कि जो रेपो रेट है वो अनचेंज रहेगा, यानी जो 6.5% का रेपो रेट चल रहा है, चौथी बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या एमपीसी उसे मेंटेन रखेगी। अभी कोई भी चेंज का डिसीजन नहीं लेगी। तो 4th टाइम इन अ रो दिस वीक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल मेंटेन द अनचेंज्ड रेपो रेट। हालांकि रीजन इसके पीछे जो अगर हम बात करें क्या साइट किया गया, व्हाई आरबीआई विल टेक दिस इंस्टेंस, तो यही रीजन है, सेम रीजन जो लास्ट टाइम था कि रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो सिग्निफिकेंटली हाई है। और जिस तरीके से यूएस फेडरल रिजर्व का हॉकिश ट्रेंड चल रहा है, यूएस यील्ड इंक्रीज होती हुई दिख रही है, इन सारे डोमेस्टिक और ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से फिलहाल के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कोई भी सिग्निफिकेंट या ड्रास्टिक चेंज मॉनेटरी पॉलिसी में नहीं लाएगा। अगर हम अदर वेस्टर्न इकोनॉमीज को देखें, इवन चाइना को भी देखें, तो इन समय रिसेशनरी सिचुएशन से, रिसेशनरी हेडविंड से अप्रॉक्सीमेटली सभी वेस्टर्न इकोनॉमीज और डेवलप इकोनॉमीज इंपैक्टेड है। इंडिया जो है वो डिसेंट ग्रोथ रेट मेंटेन की हुई, तो फिलहाल के लिए किसी भी तरह का चेंज लाना मॉनेटरी पॉलिसी अप्रोच में एक रिस्की वेंचर हो सकता है, वो भी उस कंटेक्स्ट में जबकि हमारे पर्टिकुलर इंडियन इकोनॉमी में जो सीपीआई है वो ऑलरेडी आरबीआई की टॉलरेंस लिमिट में नहीं है। तो जो इकोनॉमिस्ट हैं दे आर एंटिसिपेटिंग कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है दे विल एक्चुअली रिमेन ऑन होल्ड till in the October policy while continuing to the demonstrate caution amid the cloudy outlook for the food inflation। तो food inflation और elevated crude oil prices की वजह से फिलहाल के लिए आरबीआई यही सेम स्टांस इस बार भी मेंटेन करेगी। अब देख लेते हैं शॉर्ट न्यूज आर्टिकल्स फ्रॉम मिंट। फेस्टिव स्प्रिट ड्राइव्स रिकॉर्ड सितंबर कार सेल। तो बिकॉज ऑफ द अपकमिंग फेस्टिवल सीजन जो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट है उसमें हमें रिकॉर्ड ग्रोथ रेट देखने को मिल रही है। और अगर हम देखें मार्केट लीडर मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड रिपोर्टेड द रिकॉर्ड मंथली डिस्पैच इन द मंथ ऑफ सितंबर। तो जो चिप सप्लाई के बाद जो शॉर्टेज देखने को मिली थी और जो डेक्लाइन हमें डिमांड में देखने को मिला था, प्रॉबेबली अब कंपनीज जो हैं वो उसे ओवरकम कर रही हैं, दे आर कैपिटलाइजिंग दिस अपॉर्चुनिटी। और चिप सप्लाई जो शॉर्टेज थी वो भी अब ओवरकम हो गई, तो डेफिनेटली चिप शॉर्टेज जो थी वो भी अब ओवरकम हो गई, तो डेफिनेटली जो ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं दे आर एक्चुअली कैपिटलाइजिंग दिस अपॉर्चुनिटी। और ये हमें रिकॉर्ड सेल के डेटा में भी देखने को मिल रहा है। अब देख लेते हैं नेक्स्टली, ओएनजीसी में इन्वेस्ट $20 बिलियन टू सेट अप 2 पेटकेम प्लान। Oil and Natural Gas Corporation is considering to invest around $20 बिलियन। तो $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है ओएनजीसी, किस लिए? 2 पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट स्टैब्लिश करने के लिए। इंडिया में 2 पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट को स्टैब्लिश करने के लिए $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट जो है वो ओएनजीसी प्लान कर रहा है। हालांकि ये दोनों ही ऑप्शन ओपन है कि या तो इंडिपेंडेंटली ये इन्वेस्टमेंट कर सकता है ओएनजीसी या फिर किसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप में या ज्वाइंट वेंचर बना करके ये इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। तो लेट अस सी कि आगे क्या प्लान होता है, क्या डिसीजन होता है, उसके अकॉर्डिंग हम इस न्यूज़ को एक्सटेंशन में कवर करेंगे। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1, पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। न्यू प्राइवेट प्रोजेक्ट डाउन 79% इन Q2। प्राइवेट सेक्टर में जो नए प्रोजेक्ट्स हैं अगर उनको देखें, जो अभी रिसेंटली नए प्रोजेक्ट्स आए हैं इन द मंथ ऑफ सितंबर, जो कि Q2 में एंड रहे, तो Q2 में जो नए प्रोजेक्ट्स मिले हैं प्राइवेट सेक्टर को अप्रॉक्सीमेटली 80,000 करोड़ के नए प्रोजेक्ट मिले हैं, जिसमें हमें पिछले साल के कंपैरिजन में 79% डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। तो न्यू प्राइवेट प्रोजेक्ट्स में भी डिक्लाइन देखने को मिल रहा है अकॉर्डिंग टू द सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMEI डेटा दैट हैज बीन पब्लिश्ड ऑन संडे। तो संडे के अकॉर्डिंग जो प्राइवेट सेक्टर है उसको जो प्रोजेक्ट मिलते हैं उसमें भी एक सिग्निफिकेंट और कंसिडरेबल डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। अप्रॉक्सीमेटली 79% का डिक्लाइन Q2 में है इन कंपैरिजन टू द लास्ट ईयर। लास्ट ईयर यही जो नए प्रोजेक्ट्स थे ये अप्रॉक्सीमेटली 3.8 ट्रिलियन के नए प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए गए थे ड्यूरिंग क्वार्टर और टिल Q2 ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर।
और अगर पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन से करें, यानी Q2 को Q1 से कंपेयर करें फॉर द सेम फाइनेंशियल ईयर, यानी फाइनेंशियल ईयर 24 के क्वार्टर से कम Q1 और Q2 को कंपेयर करें, तो उसमें भी हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है 85% का। यानी जो Q1 में जो प्रोजेक्ट्स थे वो अप्रॉक्सीमेटली 1.3 ट्रिलियन वर्थ के नए प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए गए थे, जबकि Q2 में ये 85% तक रिड्यूस हो चुके हैं। The government's new project announcement, which typically include road and other public infrastructure, is also seeing the decline of 72%। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राइवेट सेक्टर प्रोजेक्ट्स में ही डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें भी डिक्लाइन है। और ये डिक्लाइन इंफ्रास्ट्रक्चर और नए प्रोजेक्ट्स में किसी भी इकॉनमी के लिए अच्छा इंडिकेशन नहीं, क्योंकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में डिक्लाइन है या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में डिक्लाइन है, नए प्रोजेक्ट्स में डिक्लाइन, तो डेफिनेटली इट इंडिकेट्स दैट लेस इन्वेस्टमेंट इन अपकमिंग टाइम। और अगर लेस इन्वेस्टमेंट है इकॉनमी में तो डेफिनेटली लेस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। लेस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मीन्स लेस डिस्पोजेबल इनकम। लेस डिस्पोजेबल इनकम मीन्स लेस डिमांड। लेस डिमांड मीन्स लेस इकोनॉमिक एक्टिविटीज, लेस जीडीपी ग्रोथ या लो जीडीपी ग्रोथ। तो कई सारे सेक्टर इससे इम्पैक्ट होंगे। हालांकि एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि गवर्नमेंट का जो रीसेंट टैक्स कलेक्शन हुआ है वो लोअर हुआ है, उसकी वजह से गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है वो इम्पैक्ट कर रही है। और प्राइवेट सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिज्म नहीं देख रहा है, इसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर के जो नए प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट हैं वो रिड्यूस हुए हैं। एंड इट शुड बी नोटेड दैट फिस्कल डेफिसिट टारगेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 24 is beginning to difficult to achieve as per the current data। तो एक्सपर्ट ये भी मान रहे हैं, ये जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट रखा था गवर्नमेंट ने इस फाइनेंशियल ईयर के लिए वो भी ब्रीच होता हुआ दिख रहा है। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट जो है वो अपने एक्सपेंडिचर को रिड्यूस कर रही है, और रिड्यूस एक्सपेंडिचर का ये इम्पैक्ट हमें पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड कंस्ट्रक्शन जैसे जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पर देखने को मिल रहा है। तो दिस इज कैपेक्स स्लो डाउन इन बोथ सेक्टर, प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक सेक्टर। इसके अलावा प्रोजेक्ट कंप्लीशन में भी डिक्लाइन देखने को मिला बिकॉज ऑफ द डिलेड इन नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब इसी के साथ एक और न्यूज़ है जो कि जीएसटी कलेक्शन की है और इकोनॉमी से ही रिलेटेड है। जीएसटी मॉपअप क्लॉक्स 11% ग्रोथ इन H1, ये हम ऑलरेडी मिंट में कवर कर चुके हैं। अब इसके साथ एक और न्यूज़ देख लेते हैं। यूपीआई ग्रोथ फ्लैट इन सितंबर बट ओवर 10 बिलियन पेमेंट प्रोसेस। तो सितंबर के मंथ में जीएसटी कलेक्शन में तो भले हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर हम यूपीआई पेमेंट की बात करें जो कि हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर है फॉर इंडियन इकोनॉमी, इसको देखकर हम ये एंटिसिपेट करते हैं जनरली कि कितना इकोनॉमिक ग्रोथ चल रही है। इस मंथ में सितंबर मंथ में यूपीआई ग्रोथ भी फ्लैट रही, कोई बहुत सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने को नहीं मिला। हालांकि अगर ट्रांजैक्शंस की बात करें तो 10 बिलियन ट्रांजैक्शन यूपीआई पोर्टल पर प्रोसेस हुए। तो ट्रांजैक्शन में तो सिग्निफिकेंट नंबर देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर हम ग्रोथ की बात करें यूपीआई में ग्रोथ, तो सितंबर के मंथ में जो ग्रोथ है वो फ्लैटन रही। और ये डेटा कहाँ पब्लिश हुआ है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई के डेटा के अकॉर्डिंग। तो दिस इज ऑल अबाउट स्टेटस चेक। यूपीआई, आईएमपीएस, फास्टैग और एईपी जनरली ये हमारे हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर की लिस्ट में आते हैं। ये सारे कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एक्टिविटीज को रिफ्लेक्ट करते हैं। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। इंडिया फर्म्स प्रेप फॉर सीबीएम एज ट्रांजिशनल फेज किक्स इन। तो फाइनली जो सीबीएम कंट्रोवर्शियल सीबीएम मैकेनिज्म था जिसको लेकर के इंडिया ने कई सारे फोरम में अपनी वॉइस रेज करी। हालांकि यूरोपियन यूनियन ने कोई भी चेंज या कोई भी एग्जेम्पशन इंडिया को कार्बन टैक्स या सीबीएम मैकेनिज्म में नहीं दिया। तो और फाइनली जो सीबीएम मैकेनिज्म है वो 1 अक्टूबर से इम्प्लीमेंटेशन में आ चुका है, पार्शियल इम्प्लीमेंटेशन में। तो उसी के अकॉर्डिंग जो स्मॉल फर्म्स हैं वो भी अब एप्रीहेंसिव हैं कि क्या पोटेंशियल डिसरप्शन कॉज होगा ट्रेड में, किस तरह का डिसरप्शन आएगा बिकॉज ऑफ दिस कार्बन बॉर्डर एडजस्टेड मैकेनिज्म बाय यूरोपियन कंट्रीज। हालांकि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, लार्जर फर्म्स हैं, दे हैव स्टार्टेड प्रिपेयरिंग देमसेल्फ अकॉर्डिंग टू दिस न्यू सीबीएम मैकेनिज्म बाय ईयू कंट्रीज। तो 1 अक्टूबर से सीबीएम है जो एप्लीकेबल होगा सीमेंट, आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम, फर्टिलाइजर और हाइड्रोजन सेक्टर में। तो जो छोटे छोटे जो ट्रेडर्स हैं वो फिलहाल के लिए अभी भी एंटिसिपेट करें कि प्रोबेबली ईयू ने कोई एग्जम्पशन प्रोवाइड करे, लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उन्होंने अब इसकी प्रिपरेशन शुरू कर दी है। हालांकि जो छोटे जो एमएसएमई सेक्टर है उसने गवर्नमेंट से कैपेसिटी बिल्डिंग, फाइनेंशियल असिस्टेंस और टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट की डिमांड भी करी है। लेट अस सी कि एक्चुअली में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है और ईयू फाइनली कोई डिसीजन ले पाता है या नहीं। सो दिस इज टैक्सिंग टाइम, इंडिया शेयर ऑफ टोटल एक्सपोर्ट टू वर्ल्ड और टू ईयू कंट्रीज। तो हम देखते हैं स्टील प्रोडक्ट्स और
एल्यूमिनियम और रिलेटेड प्रोडक्ट्स का डेटा दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज शेयर्स फॉर वर्ल्ड एज वेल एज EU। हम देख सकते हैं कितना सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है वो EU में हम एक्सपोर्ट करते हैं। डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्टेड बिकॉज ऑफ दिस न्यू मैकेनिज्म दैट सी कैसे अब गवर्नमेंट जो है, इंडियन गवर्नमेंट आगे मेजर लेती है। इसी के साथ एक और न्यूज़ है, इंडिया एंड बांग्लादेश प्रिपेयर ग्राउंड फॉर FTA टैक्स। तो फाइनली इंडिया एंड बांग्लादेश हैव डिस्कस द प्रिपरेशन टू स्टार्ट द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएशन। दोनों ही कंट्रीज के बीच में इकोनॉमिक टाइज को इंप्रूव करने के लिए संडे को अनाउंसमेंट किया गया कि अब वो FTA के नेगोशिएशन को, FTA के डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे और उसके लिए प्रिपरेशन भी स्टार्ट हो चुकी है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 6 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। सून फार्मा INC मे बी ऑन पार विद WHO नॉर्म्स। रिसेंटली इंडिया में जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनके कई सारे केसेस, स्पेशली अफ्रीकन कंट्रीज में जो हमें केसेस देखने को मिले क्वालिटी से रिलेटेड, उसके बाद से जो ड्रग रेगुलेटर है इंडिया में वो अब जो मेजर्स हैं, जो नॉर्म्स हैं क्वालिटी को लेकर के, मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को लेकर के उसको टाइटन किया जा रहा है। तो ऐसा कहा जा रहा है बहुत जल्दी रिवाइज शेड्यूल जो है, रिवाइज शेड्यूल M वो रिलीज़ कर दिया जाएगा, जिससे कि इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज को हेल्प मिलेगी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने की, GMP को अडॉप्ट करने के लिए, जो कि WHO प्रिस्क्राइब्ड हैं। जो WHO प्रिस्क्राइब GMP दैट इज़ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, उनके अडॉप्शन को प्रमोट करने के लिए जो रिवाइज शेड्यूल M है वो बहुत जल्द ही पब्लिश किया जाएगा। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI मिस्टर राजीव सिंघल रघुवंशी ने एक कॉन्फ्रेंस में बोला है कि शेड्यूल M जो है वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, हालांकि बस उसको एक बार और रिवाइज किया जा रहा है इन ऑर्डर टू मैच विद द ग्लोबल स्टैंडर्ड। तो अब जो नई प्रैक्टिसेस जो इस रिवाइज शेड्यूल M में पब्लिश करी जाएंगी वो ग्लोबल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होगी। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो शेड्यूल M, ये ऐसे आपसे पूछा था कि शेड्यूल M आपने किस कंटेक्स्ट में सुना है, तो ये एक पर्टिकुलर फैक्चुअल न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो कफ सिरप के केस के बाद WHO का भी कंसर्न था इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को लेकर के, और जो ड्रग रेगुलेटर है उसने भी अब आप डिसीजन लिया है। तो ड्राफ्ट रूल जो अभी भी कंसिडरेशन में, ऐसा कहा जा रहा है कि इसके पब्लिश होने के बाद इंडिया में जो क्वालिटी कंट्रोल है वो स्ट्रेंथन होगा, जो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हैं वो सेफ होंगी, या सेफ जो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हैं वो अडॉप्ट होंगी। इसके अलावा कई सारे कंप्लाइंसेस जो हैं वो भी इंप्रूव होंगे। तो डेफिनेटली इंडिया का जो टैग है फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, वो उसकी इमेज को बचाने के लिए दिस पर्टिकुलर एक्शन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब देख लेते हैं फ्यू प्रपोज चेंजेस। तो फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाएगा, क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट, प्रोडक्ट क्वालिटी रिव्यू, क्वालिफिकेशन एंड वैलिडेशन ऑफ द इक्विपमेंट्स, कंप्यूटराइज स्टोरेज सिस्टम फॉर ऑल ड्रग प्रोडक्ट्स। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं जो उस रिवाइज शेड्यूल M में इंक्लूड किए गए हैं, जिससे कि इंडिया में सेफ और क्वालिटी ड्रग प्रोड्यूस करने में हेल्प मिलेगी बड़ी बड़ी कंपनीज को। अब देख लेते हैं नेक्स्टली बिजनेस स्टैंडर्ड पोल MPC इन नो रश टू चेंज रेट स्टांस। जैसा कि मिंट ने अपनी एनालिसिस करी थी, वैसे ही बिजनेस स्टैंडर्ड ने भी अपना पोल कराया और उसमें भी मेजॉरिटी ऑफ जो इकोनॉमीज जो कि SBI और बड़ी बड़ी का इकोनॉमिक फाइनेंशियल फर्म्स हैं, उनका मानना है कि फिलहाल के लिए MPC इस बार भी किसी भी तरह का पॉलिसी चेंज रेट में चेंज नहीं लाएगी। तो इस बार बिजनेस स्टैंडर्ड के पोल के अकॉर्डिंग MPC विल मेंटेन द स्टेबल और नो चेंज इन स्टांस। इस न्यूज को हम डिटेल में मिनट में कवर भी कर चुके हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। PV सेल रेस टू न्यू हाई, GST मॉप अप अबव 1.6 ट्रिलियन। ये दोनों ही न्यूज मिनट में कवर हुई हैं, जहां पर हमने पैसेंजर व्हीकल के रिकॉर्ड सेल की बात करी इन द मंथ ऑफ सितंबर। क्यों? बिकॉज ऑफ द फेस्टिव सीजन। और GST कलेक्शन भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। DPDP एक्ट, सोशल मीडिया टेलको स्टार्टअप्स लॉबी फॉर 18 to 24 months टू कंप्लाई। तो रिसेंटली जो DPDP बिल आया है उसको लेकर के गवर्नमेंट ने पहले भी बोला था कि जो MSMEs हैं उनको थोड़ा बहुत टाइम दिया जा सकता है, लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बिग फर्म्स हैं, स्पेशली गूगल जैसी कंपनीज, उनको ऐसा कोई टाइम पीरियड नहीं दिया जाएगा। जब से इम्प्लीमेंटेशन का जो डिसीजन लिया गया उसी दिन से ये इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। हालांकि बड़ी बड़ी जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं, टेलीकम्युनिकेशन ऑपरेटर्स हैं, स्टार्टअप्स जो कि इस नए DPDP बिल से इम्पैक्ट होने वाले हैं, वो लॉबी कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर रहे हैं कि उनको 18 से 24 महीने दिए जाएं फॉर कंप्लाइंग विद दिस न्यू डेटा प्रोटेक्शन बिल। DPDP बिल स्टैंड्स फॉर डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। तो जो नए कंप्लायंसेस आए हैं उसको
जो नए रूल्स एंड वो कंप्लाई करने के लिए कंपनीज जो हैं, बड़ी बड़ी कंपनी से लॉबी करें। उनका ये कहना है कि देयर आर लॉट ऑफ टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटीज, लॉट ऑफ टेक्निकल ग्लिचेस दैट नीडेड टू बी ओवरकम इन ऑर्डर टू कंप्लाई विद दीज पर्टिकुलर न्यू नॉर्म्स, और इसके लिए प्रिपरेशन चाहिए। प्रिपरेशन के लिए हमें कम से कम 18 से 24 महीने का टाइम आप दीजिए। तो जो कई सारी जो इंडस्ट्री बॉडीज हैं जो रिप्रेजेंट करती हैं लोकल और ग्लोबल कंपनीज को, सोशल मीडिया कंपनीज को, बिग टेक प्लेटफॉर्म्स को, फिनटेक को, अब वो गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर रही, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रही कि एटलीस्ट हमें 18 से 24 महीने का टाइम दीजिए। लेट अस सी गवर्नमेंट देती है कि नहीं देती है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हैव अ नाइस